दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर निवेश करके न सिर्फ आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, साथ ही आपको टैक्स सेविंग का भी बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ईएलएसएस कैटेगरी के बारे में, जिसे इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम भी बोला जाता है। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये फंड अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपको एक अच्छा रिटर्न मिल पाता है। और साथ ही आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे किसी ईएलएसएस फंड में, तो उस पैसे पर आपको टैक्स रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स, ठीक वैसे ही जैसे आपको ईपीएफ, पीपीएफ, यूलिप एक्सेट्रा पर मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ईएलएसएस फंड क्या होते हैं, ईएलएसएस फंड काम कैसे करते हैं और ईएलएसएस फंड में किनको इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको कितना टैक्स रिबेट मिलेगा और इसमें आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसका लॉक इन पीरियड क्या होगा, और जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करेंगे तो मैच्योरिटी अमाउंट पे आपको कितना टैक्स पे करना होगा। और उसके बाद लास्ट में हम ईएलएसएस फंड के एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको बिना स्किप के एंड तक जरूर से देखना चाहिए अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप साथ में टैक्स प्लानिंग भी करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी पर्सनल फिनांस, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए अब सबसे पहले जान लेते हैं कि ईएलएसएस फंड होता क्या है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था, ईएलएसएस फंड्स भी एक तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम्स ही होते हैं, जहाँ पर इसके पोर्टफोलियो का मेजॉरिटी पोर्शन इन्वेस्ट किया जाता है स्टॉक मार्केट या इक्विटी में। और ईएलएसएस फंड्स में आपको हाई रिटर्न के साथ साथ इन्वेस्ट किए हुए पैसों पर टैक्स रिबेट भी मिलता है। और बाकी म्यूचुअल फंड स्कीम्स की तरह ईएलएसएस फंड्स में भी आपको डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको नहीं पता है कि डायरेक्ट और रेगुलर प्लान क्या होते हैं तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके ये वाला वीडियो देखिए। और बाकी म्यूचुअल फंड स्कीम की तरह ही ईएलएसएस फंड में भी आप एसआईपी और लमसम दोनों के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ईएलएसएस में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको ध्यान देना होगा कि आपकी हर एसआईपी इंस्टॉलमेंट की एक लॉक इन पीरियड होगा। कितना लॉक इन पीरियड होगा वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। और इसके अलावा ईएलएसएस फंड बहुत ही डाइवर्सिफाइड फंड होते हैं, क्योंकि अपना मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी में, और इक्विटी में भी ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके ये वाला वीडियो देखिए। चलिए अब जान लेते हैं कि ईएलएसएस में इन्वेस्ट करके आपको कितना टैक्स रिबेट मिल सकता है। तो देखिए, ईएलएसएस में आपको एक फाइनेंशियल ईयर में यानी कि अप्रैल से मार्च के बीच में अप टू 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट पर टैक्स रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी फाइनेंशियल ईयर में यानी कि अप्रैल से मार्च के बीच में अप टू 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि 0 to 1.5 लाख के बीच में कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं किसी भी ईएलएसएस फंड में, तो इस पूरे इन्वेस्ट किए हुए पैसे पर आपको किसी तरह का कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ईएलएसएस फंड में एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ अप टू 1.5 लाख ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो 1.5 लाख से ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह की कोई लिमिट या कैपिंग इन फंड्स में नहीं होती है। और आप चाहे कितना भी इन्वेस्टमेंट करें, जो टैक्स रिबेट का बेनिफिट है वो आपको मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख तक ही मिलेगा। ये ध्यान देने वाली बात है। और इस टैक्स रिबेट के बेनिफिट को लेने के लिए सिंपली आपको अपनी ईएलएसएस फंड की डिटेल्स को इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म में मेंशन करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे आप अपनी ईपीएफ या फिर लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की डिटेल्स को मेंशन करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि ईएलएसएस फंड में किसको निवेश करना चाहिए। देखिए, ऐसे तो ईएलएसएस फंड्स में कोई भी निवेश कर सकता है, पर यह सैलरीड एम्प्लॉय के लिए सबसे अच्छा और सुटेबल ऑप्शन माना जाता है। क्यों? क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉय की सैलरी का एक सर्टेन अमाउंट हर महीने ईपीएफ में चला जाता है, जो कि एक फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट है। यहाँ पर आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है पर कम रिटर्न मिलता है, इसलिए इसका रिस्क भी कम होता है। तो अगर आप अपने रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करना चाहते हैं तो ईएलएसएस आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि यहाँ पर आपको हाई रिटर्न तो मिलते हैं, साथ ही आपको टैक्स रिबेट भी मिलता है अंडर सेक्शन 80C। अब आपको लगेगा कि सिर्फ टैक्स प्लान करने के लिए हम ईएलएसएस में क्यों इन्वेस्ट करें। यहाँ पे तो ऑलरेडी कई सारे टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि यूलिप, एनपीएस, पीपीएफ एक्सेट्रा। तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स का जो लॉकिंग पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है अगर आप कंपेयर करेंगे ईएलएसएस फंड से, क्योंकि ईएलएसएस फंड्स का लॉकिंग पीरियड होता है सिर्फ 3 साल का। तो आप ईएलएसएस फंड्स में सिर्फ उतना ही पैसा इन्वेस्ट करिए जिसकी ज़रूरत आपको अगले 3 साल तक ना पड़ने वाली हो।
अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ELSS फंड्स का लॉक इन पीरियड सबसे कम होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया, ELSS फंड का लॉक इन पीरियड है सिर्फ 3 ईयर्स। वहीं पे यूलिप का लॉक इन पीरियड होता है 5 ईयर्स और PPF का लॉक इन पीरियड होता है 15 ईयर्स। और इसके अलावा NPS में आपका पैसा लॉक इन रहता है टिल एज ऑफ 60। जी हाँ, NPS से आप अपने पैसा तभी निकाल सकते हैं जब आपकी एज कम से कम 60 ईयर्स हो जाए। और इससे भी ज़्यादा कमाल की बात तो ये है कि ELSS फंड का लॉक इन पीरियड सबसे कम होने के बावजूद भी जो रिटर्न पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा ELSS फंड में ही होता है। लॉन्ग टर्म में यानी कि 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर्स में ELSS फंड आपको जितना रिटर्न निकाल के दे सकते हैं उतना यूलिप, PPF, NPS नहीं दे सकते हैं। आप किसी भी ELSS फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न को उठा के देख लीजिए, लास्ट 5 ईयर में, 10 ईयर में, 15 ईयर्स में कम से कम 12 से 14% का एवरेज एनुअलाइज रिटर्न ज़रूर दिया होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि ELSS में मैच्योरिटी अमाउंट पे आपको कितना टैक्स देना होता है। यानी कि जब आपका 3 साल का लॉक इन पीरियड पूरा हो जाएगा और उसके बाद आप अपने फ़ंड को विड्रॉ करते हैं, अपने यूनिट्स को सेल कर देते हैं, तो आपको कितना टैक्स पे करना होगा। देखिए, जैसा कि अब आप जान गए हैं, ELSS फंड में 3 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं। इसलिए ELSS में सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ही एप्लीकेबल होता है। तो ELSS फंड में आपको जो भी गेन या प्रॉफिट होगा, अगर वो अप टू 1 लाख है तो आपको कोई टैक्स देना ही नहीं है। पर आपको जो भी गेन या प्रॉफिट हुआ है वो मोर देन 1 लाख है, तब भी आपको सिर्फ 10% का फ्लैट टैक्स पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी ELSS फंड में 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी और आफ्टर 3 ईयर लॉक इन पीरियड अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं और आपका मैच्योरिटी अमाउंट 6.2 लाख है, तो आपको पूरे 6.2 लाख पे टैक्स पे नहीं करना होगा। यहाँ पे जो आपका गेन या प्रॉफिट है वो 1.2 लाख रुपीज़ है, तो आपको 1.2 लाख का 10% पे करना होगा। और यकीन मानिए ये काफ़ी कम है अगर आप इसे कंपेयर करेंगे अदर टैक्स सेविंग प्रोडक्ट से। चलिए अब आखिर में जान लेते हैं ELSS फंड के एडवांटेजेस क्या हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि इसका लॉक इन पीरियड सबसे कम होता है किसी भी अदर टैक्स सेविंग प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। और ELSS फंड्स का दूसरा बड़ा एडवांटेज ये है कि कम लॉक इन पीरियड होने के बावजूद इसमें आपको ज़्यादा रिटर्न पोटेंशियल मिलता है। यानी कि ELSS फंड्स में आपको अदर टैक्स सेविंग प्रोडक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न मिलता है अगर आप लंबे समय तक निवेश में बने रहते हैं तो। इसके अलावा ELSS फंड में जो पोस्ट टैक्स रिटर्न होता है वो भी हाई होता है अगर आप कंपेयर करेंगे अदर टैक्स सेविंग प्रोडक्ट से। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ELSS फंड में अगर आपके गेन या प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा है तो भी आपको सिर्फ 10% का फ्लैट टैक्स पे करना होता है। और ELSS के बारे में एक और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे पसंद है वो है कि इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि ELSS फंड्स में आप SIP के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट को मात्र 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया ELSS का बात। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि टैक्स प्लान करने के लिए आप अपने पैसों को कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट या सजेशन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में।